when there is a movement of magnet towards the coil or away from the coil, in both cases it is towards the coil or away from the coil, in both cases there is a deflection. But one thing is that when we move towards the coil, north is moving towards the coil and मैग्नेट इज मूविंग, सपोज करो नॉर्थ कॉइल उसके पास में आ रही है, तब उसमें जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, और नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल आ रही है, तब जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर अपोजिट. पॉइंट 1. पॉइंट 2, जो मोशन होती है, अगर मोशन फास्ट हुई तो डायरेक्शन ऑफ जो डिफ्लेक्शन है वो फास्ट होगी. In another way, आप कह सकते हैं कि more amount of current is induced. If more is the current, automatically more EMF is induced, more voltage is produced in that circuit. तो हमने यहाँ 2 पॉइंट देखा, एक डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पास में आ रहा है और नॉर्थ दूर में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पास में आ रहा है या साउथ पास में आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अलग अलग होंगे. पॉइंट 1. पॉइंट 2 मैंने बात किया, स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि हमने फास्ट स्पीड मूवमेंट किया है या स्लो मूव किया है. दोनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ करंट और यू कैन से डिफ्लेक्शन, फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ द डिफ्लेक्शन विल चेंज. तो वहां पे स्पीड एक मैटर करता है. एंड थर्ड वन, इफ देयर इज ए नो मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, सपोज हमने मैग्नेट को यहां से यहां ला रहे हैं और लाने के बाद हमने एक पॉइंट पे रोक दिया, सपोज करो कुछ सेकंड के लिए रोक दिया, 2-3 सेकंड के लिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2-3 सेकंड में हमने रोक दिया तो क्या होगा, करंट यहां पे डिफ्लेक्शन रुक जाएगा. फिर हम दूर ले जा रहे हैं, सडन यहां रोक देंगे तो डिफ्लेक्शन वहां पे अगेन फिर से रुक जाएगा. तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चीजों को मेंशन कर दिया है. तो अभी अपने यहाँ पे 2 मिनट क्लियर है. नमन क्लियर है? यस सर. ओके, ठीक है. आप किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको फिर देखता रहूंगा. एंड अनदर थिंग, ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ये एक एग्जांपल है. एग्जांपल दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में फिर मैं अगेन यहाँ गैल्वेनोमीटर तो जरूर लेता हूं, लेकिन इसके पास में एक दूसरी कॉइल लेता हूं जिस कॉइल के अंदर कोई बैटरी लगी हुई है, मतलब सप्लाई है. और यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑलरेडी ऑन किया हुआ है और ये पूरी की पूरी कॉइल दूसरे कॉइल की तरफ मूवमेंट करते हैं. पहले हमने एक कॉइल लिया जिस कॉइल में बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर है, और दूसरी कॉइल में बैटरी है. तो दूसरी वाली कॉइल जो हम इसको तरफ मूव करते हैं, दूसरी कॉइल जब इसकी तरफ हम मूव करते हैं तो मूव करने के ड्यूरेशन में इसमें डिफ्लेक्शन होता है. मूव करने के ड्यूरेशन में इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और ये जब मूव अवे करेंगे तब पर भी डिफ्लेक्शन होगा. कंडीशन मैग्नेट की तरह मैचिंग करेगा, जब वो उसके पास में आता है तब डिफ्लेक्शन, दूर में जाता है तब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी. एक दूसरी चीज, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर मैं मूवमेंट रोक दूंगा तो यहां पे डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर इसको पास मिलाते हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, दूर जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, और मोशन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, नो डिफ्लेक्शन. तो ये काफी कुछ पहले से मैचिंग जैसी चीज है. एक और पॉइंट है, अभी तक हमने इसमें पास में लाना और दूर में ले जाने की बात करा है, हमने स्पीड की बात करा है. एंड थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है और जो हमने अभी बात नहीं करा वो अब इसमें है. सपोज करो इसी के अंदर एक रियो स्टेट में यहां पे लगा देता हूं, RH. Rheostat is a variable, it is an instrument in which you can vary the resistance, and when you vary the resistance, amount of current will vary. तो यहाँ पे रियोस्टेट में आप ज्यादातर रियोस्टेट कुछ इस हिसाब से एरो लगा दिया जाता है या इसमें क्रॉस लगा दिया जाता है, तो वो रियोस्टेट मानते हैं, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे जब करंट पास में आता है, सॉरी, रियोस्टेट में जब आप रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं, अगेन रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो अमाउंट ऑफ करंट चेंज होता है इसमें, और उसका इफेक्ट यहाँ पे होता है, डिफ्लेक्शन इसमें होता है. तो ये जो 3 एक्सपेरिमेंट थे, ये फैराडेज का 3 एक्सपेरिमेंट, 3 ही नहीं एक्सपेरिमेंट और भी हो सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई कि हाउ करंट इज इंड्यूस्ड, क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर है, उससे कंक्लूजन निकाला गया. तो फैराडेज ने इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब कुछ 2-3 टर्म है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. उसमें एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना, दूर हो जाना, अगेन रिपीट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेट पास में आता है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज व्हेन इट मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, देन intensity of magnetic field decrease, or you can say another way, number of magnetic field lines changes. Number of magnetic field lines changes. So the number of magnetic field lines or magnetic field is the responsible factor for producing induced current or induced EMF. Point one. Another thing एक और यहाँ पे है कि जो आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करते हैं, सपोज करो कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट की मैंने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दी, या क्वाइल की एरिया चेंज कर दिया किसी वजह से, तो जब क्वाइल की एरिया चेंज कर दिया, क्वाइल की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। तो इन सब के कंक्लूजन के लिए एक टर्म निकाला गया, दैट इज फाई, एंड दैट फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट टर्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। आयुष, सुकृति, आयुष, नमन, यस नमन, सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, सुकृति, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, इधर उधर चले जाते हो लग रहा है क्या? हाँ, तो ध्यान से सुनो। हाँ, नेक्स्ट वन, प्रतीक आप बीच में बाहर चले गए थे क्या? नहीं सर, आप मुझे बोल रहे थे, आयुष मुझे लगा कोई और हो। अच्छा, तुम्हारा नाम तोनो है ना, तो मेरे मोबाइल में जो सेव है तो ये है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फेराडेज लॉ के हमने ये पार्ट देख लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, एक बार प्रतीक बताओ तो। यस, याद नहीं है क्या नमन? अरे यस सर। हाँ, चलो यहाँ देखो, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक तो आप देखते हैं कि टेस्ला मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, एंड नेक्स्ट इसी को यूनिट दूसरा होता है, दैट इज वेबर। तो टेस्ला और वेबर एक दो यूनिट, दूसरी यूनिट भी होती है। तो अभी आपने यहाँ पे दोनों यूनिट यहाँ पे देखा कि टेस्ला और मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो टेस्ला और वेबर इसकी, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर होती है। अब यहाँ पे फेराडेज ने क्या कहा, उन चीजों को समझिए। तो फेराडेज ने क्या कहा कि फेराडेज के स्टेटमेंट को देखेंगे, whenever there is change in magnetic flux, ध्यान सुनिएगा, whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। अगेन, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, एंड इट लास्ट सो लॉन्ग एज चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। सिंपल मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। EMF का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। जब वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो अंडरस्टूड है कि वोल्टेज है तो करंट जरूर होगा किसी कंडक्टर में। दूसरी दो पॉइंट, थर्ड वन, इंड्यूस एंड इट लास्ट, व्हिच लास्ट, इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF लास्ट टिल changes in magnetic flux continues, till changes in magnetic flux continues। कब तक होगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में करंट इंड्यूस नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में करंट इंड्यूस नहीं होगा। आपने यहाँ पे दो पॉइंट समझ लिया। थर्ड वन, induced EMF is the second जो पॉइंट है, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, directly proportional to rate of change of magnetic flux। तो यहाँ पे आप induced EMF जो E लेते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि phi2 minus phi1 by T हम कर देते हैं, या आप E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी कर देते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी कर देते हैं। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, पहले तो यहाँ समझ जाए कि डी फाई बाई डी टी
क्या है, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव चेंज इन फ्लक्स अपॉन डी टी, डी टी इज टाइम टेकन। तो कितने टाइम में वो फ्लक्स चेंज हो गया, इसका मतलब वो स्पीड की बात कर गया। आपने 1 मिनट लगाया चेंज 5 में, या 2 मिनट में लगाया, या 3 मिनट में लगाया, इन चीज पे डिपेंड करता है। अगला, माइनस साइन क्यों लगता है? माइनस साइन के जवाब हमारे लेंज लॉ देते हैं। तो लेंज लॉ देते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट को लेंज लॉ याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं किसी से पूछ लेता हूं एक बार। चलो प्रतीक, तुम ही बता दो लेंज लॉ क्या होता है। सर करंट इंड्यूस होता है इन करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, दोबारा, लेंज लॉ क्या होता है? सर वो लेंस होता है करंट इंड्यूस इन अ सर्किट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हो गया। लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ opposes the cause which is responsible for its production. Again, induced EMF opposes the cause which is responsible for its production. Induced जिस cause के कारण induced EMF हुआ ना, उस चीज का अपोज करता है। जिस cause के कारण हुआ है ना, उस cause का अपोज करता है। तो cause क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे cause है। नॉर्थ पोल में पास में लाना एक cause है, नॉर्थ दूर में ले जाना दूसरा cause है, करंट चेंज करना तीसरा कॉज है। लेकिन ये सभी कॉज जो है करंट चेंज करना, अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर कोई सर्कल में या किसी लूप में करंट पास हो रही है, किसी सर्कल में किसी लूप में करंट पास हो रही है, तो करंट की जो रोटेशन है, वो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो आपको मालूम है कि साउथ पोल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है। अगर किसी में किसी सर्किट में करंट क्लॉकवाइज है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, किसी सर्किट में करंट क्लॉकवाइज है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब साउथ पोल, इंटेंसिटी ऑफ साउथ पोल इज इंक्रीजिंग। उसका रिवर्स ले लेंगे, अगर उसमें नॉर्थ पोल, अगर साउथ पोल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आप उसको ऐसे मानो कि साउथ पोल उससे दूर जा रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है क्लॉकवाइज में, तो साउथ पोल पास आ रहा है। उसी तरीके से करंट एंटी क्लॉकवाइज है। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप यहां पे मानो कि नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स। अपोज करने का रूल क्या है? अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है ना, ध्यान सुनो, अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो हमें उसका अपोज करने का एक ही तरीका है कि नॉर्थ पोल ही जनरेट करेंगे। हम नॉर्थ पोल ही जनरेट करेंगे, और नॉर्थ जब दूर जा रहा है तो साउथ पोल जनरेट करेंगे, क्योंकि दूर जाने का अपोज करना बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये दो डस्टर ले लिया, ये पास में आ रहा है और ये नॉर्थ पोल है, तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेट करेगा तो अपोज हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन अगर नॉर्थ है, ये दूर जा रहा है, तो इसका अपोज करने का मतलब इसमें साउथ पोल हो जाएगा, दूर जाने का मतलब इससे साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये यहाँ पे लैंजेज लॉ का जो पार्ट है, ये चीजें हमें बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी के ऊपर और ज्यादा हम बात करते हैं। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा था बात करेंगे, वो देखिए। मोशनल ईएमएफ,
मोशनल ईएमएफ क्या बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट हम लेते हैं, डॉट का मतलब आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। और यहां पे एक रॉड ले लेते हैं, मैं यहां पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसकी लेंथ एल है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसको एक लूप आप दे सकते हैं, लूप। तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं, और ई इक्वल टू बी एल वी फॉर्मूला होता है, बी एल वी। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल इज लेंथ एंड वी इज द वेलोसिटी। कंडीशन क्या है? ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ एल, वेलोसिटी वी, ये तीनों एक दूसरे के पीछे के परपेंडिकुलर है। पॉइंट वन। तो ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी। इसी में अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, क्या करता है ऑब्जेक्ट? सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है, यहीं पे अगर एक रॉड होता और ये रॉड सर्कुलर पाथ में मूव करता, तो सर्कुलर पाथ में मूव करता तो यहाँ पे E इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ एल और वेलोसिटी वी, ये तीन चीज ले लेंगे तो बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यहाँ पे वी इक्वल टू एल ओमेगा आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ न्यूमेरिकल भी करना है तो थोड़ी सी चीजें फास्ट चलेंगे हम, और आगे का पॉइंट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला जो यहां पे यूज करेंगे, तो उसमें पहला यूज करेंगे करंट आई। करंट आई इक्वल टू ई बाई आर आप जानते हैं, तो ई हमारे पास हो गया बी एल वी अपॉन आर हो गया। इसी में अगर आप फोर्स निकालते हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू आई एल बी होता है साइन थीटा, यहाँ थीटा 90 होगा, तो आई आपके पास है, आई की वैल्यू हो गया बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, तो बी एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये हो गया फोर्स हमारे पास। इसी में अगर आप पावर निकालते हैं तो P इक्वल टू एफ वी, तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे पावर का भी फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले में कई एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है चार्ज बताओ, चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, चार्ज की वैल्यू कितनी इंड्यूस होती है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि क्या ऐसा मैं रिलेशन लूं जिसमें कि करंट और चार्ज दोनों का यूज कर दूं, फ्लक्स का यूज करते हुए करंट निकाल दूं। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? आप चार्ज के लिए I इक्वल टू मैं डी क्यू बाई डी टी यूज कर दूंगा, और दूसरी तरफ I इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर यूज कर देंगे। तो यहां पे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर एक फॉर्मूला होगा। अगर हमारे पास v की वैल्यू dx बाई dt कर देते हैं तो यहां पे dt को हटा के dq इक्वल टू bl dx भी हो सकता है, bl dx अपॉन r। लेकिन bl dx में l dx चेंज इन एरिया को बताता है, और ये ओवरऑल bl dx चेंज इन एरिया को बताता है, एंड ये ओवरऑल b ये ओवरऑल d फाई को बताता है, तो d फाई बाई डी आर को बताता है। अब यहां पे आपके लिए समझना क्या जरूरी है कि जब भी चार्ज इंड्यूस पूछता है, चार्ज कितना पास हो रहा है ये पूछता है, तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट यहां पे चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर कर देते हैं, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर कर देते हैं, और आपको चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस कर देते हैं, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस आ जाता है। चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, तो यहां पे रेसिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले जो है, कंसेप्ट ज्यादा है, इसके बाद का टॉपिक इसमें हम एडी करंट ले लेते हैं। एडी करंट मेटल शीट के अंदर करंट होती है, जहां पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है।
मेटल सीट में अगर कोई सर्कुलर कॉइल है या मेटल सीट है, मेटल सीट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। नमन, नमन, Yes, sir. हाँ, नमन, मेटल सीट के बारे में थोड़ा बताओ, मेटल सीट में कैसे होता है, कुछ याद है? Yes, sir. बताइए। सर जब मेटल शीट में करंट फ्लो होगा हम्म, तो सर उसमें अ, सर जब मेटल शीट में करंट फ्लो होगा तब उसमें सर उसके बाद जब कोई बात नहीं, देखो यहाँ मेटल सीट में यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब भी करंट की बात किया जाता है तो करंट एक लूप का पार्ट है, एक सर्किट का पार्ट है, एक सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो जब लूप नहीं हो और उसमें करंट हम बताएं तो एक प्रॉब्लम सी रहती है। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे सामने एक रिंग लाइट है, अभी आप देख रहे होंगे। मैं कहूं इसमें करंट पास हो रही है तो आपके मन में क्या आएगा कि या तो करंट यहाँ पे ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, बिकॉज इट इज लूप, इट इज ए कंडक्टर, लेट इट कंडक्टर रहता है इंसुलेटर। लेकिन सपोज करो कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई आप डायरेक्शन सपोज करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैंने कहा कि इसको चीज हटा दो, इसमें इंड्यूस हो गया। जो इंडक्शन का रूल है, आप इंड्यूस करेगा तो करंट के डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब सेकेंड रूल मैं इसको हटा देता हूं। मैंने यहाँ पे एक दूसरा ले लिया, एक बुक ले लिया है, ये मेटल सीट है, मान लो ये मेटल सीट है। अब इसके अंदर जब चेंज इन फ्लक्स करेंगे, किसी मैग्नेट के आसपास ले आएंगे या कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करेंगे तो इसकी चेंज इन फ्लक्स होगी। मैं इसमें पूछूंगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। मैं कहूंगा करंट जो एरो के थ्रू आप ड्रॉ करते हैं तो आप इसमें ड्रॉ करो। आप सोचेंगे क्या करो इसमें, कैसे नहीं करूं। बिल्कुल बाहर बाहर आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट मेटल तो ये भी है, इसमें आप क्या करेंगे। तो एडी करंट, फोकल्ट एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके एडी करंट के बारे में डिस्कवर किया और उन्होंने बताया। तो एडी करंट को फोकल्ट भी करंट कहते हैं। कहता है जब किसी मेटल सीट का फ्लक्स चेंज होता है, जब किसी मेटल सीट का फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। लेकिन करंट जो इंड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक पाथ, अंडरस्टूड, इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक पाथ। वो कंसेंट्रिक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ मेटेलिक सीट। जैसे ये रेक्टेंगुलर सीट है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की कंसेंट्रिक रेक्टेंगल हो सकता है। अगर ये डिस्क टाइप होती तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे सर्कुलर पाथ होता, सर्कुलर पाथ होता। तो ये एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया इस टाइप से, इस टाइप की पाथ यहाँ पे ये ले सकता है एडी करंट में। तो यहाँ पे करंट की यहाँ पे जैसे कि हमने डायरेक्शन बता दिया, ये हमने बता दिया है एडी करंट। अब एडी करंट में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं। एडी करंट तो यहाँ पे कंसेंट्रिक मेटल, जब भी कोई मेटलिक सीट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एडी करंट, इंड्यूस करंट और यू कैन से लूप करंट का फॉर्म होता है। एडीज इन वाटर बोलते हैं, जैसे व्हर्लपूल है, वो सभी एडीज के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एडी करंट के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। एडी करंट का एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन यहाँ पे एडी करंट मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स में बताते हैं। जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स हाई स्पीड ट्रेन होती है और वो हाई स्पीड ट्रेन पे जब ब्रेक लगाते हैं तो मैकेनिकल ब्रेकेज वहां नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकेज में उतनी ज्यादा स्पीड होती है, एक सडन रिटार्डिंग इतना फोर्स लगता है कि मैकेनिकल ब्रेकेज ब्रेक इन ब्रॉक हो सकता है, टूट सकता है वो। तो एक वहां पे ये पॉइंट हो सकता है। सेकंड,
मैकेनिकल ब्रेकेज के अलावा थर्ड उसमें सेकंड जो पॉइंट हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर उस कंडीशन में वहां पे जो रेल्स होती हैं, पटरियां होती है, उस पटरिया के ऊपर मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, पटरिया के ऊपर। तो पटरिया के ऊपर जब मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, तो जब वो ज्यादा स्पीड में चल रही होती है, पटरिया के ऊपर मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, तो वो करंट इंड्यूस हो जाता है, उसके मोशन को वो स्मूथली स्लो करता है, क्योंकि करंट इंड्यूस जो है वो स्लोली स्लोली वहां पे इंड्यूस कराते हैं। तो एक वहां पे मैग्नेटिक ब्रेकिंग में इसका एक एप्लीकेशन हो सकता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है इंडक्शन फर्नेस। जो फर्नेस वर्ड है इसको आप चूल्हा से समझ सकते हैं, ऐसे फर्नेस एक भट्ठी भी होता है। इसका दो तरह का यूज है इंडक्शन फर्नेस का। इंडक्शन फर्नेस एक बहुत बड़ी मेटलिक शीट के अंदर मेटल को मेटलर्जिकल में मेटल को जो ओर के प्रोसेस के थ्रू जो प्यूरिफाई किया जाता है बॉक्साइड को, ओर को, वहां पे इंड्यूस करंट इंडक्शन का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस किया जाता है। हीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जनरेट होता है, जिससे वो मेटल मेल्ट हो जाता है, उसके अंदर और भी जो प्रोसेस है होता है, मतलब एडी करंट का एक एप्लीकेशन है। ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन इसका गैल्वेनोमीटर में होता है। गैल्वेनोमीटर में यहां बताते हैं कि जब करंट इंड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है, उस डिफ्लेक्शन में जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पॉइंट पे लाने में के लिए जो उसकी पॉइंटर है, वो पॉइंटर वो एडी करंट की वजह से ही वापस आता है, तो वहां भी एडी करंट जनरेट हो जाता है। एंड एडी करंट का एक और एप्लीकेशन हम लेते हैं जो अभी तो वो नहीं दिखेगा, बट जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर का जो मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, जो हमारे घरों में लगा होता है, जिससे बिजली की रीडिंग होती है, इलेक्ट्रिक जो हमारे घरों में यूज होता है, उसकी रीडिंग होती है, उस रीडिंग को भी वो डिटेक्ट करता है, रीडिंग को लेने में हेल्प करता है। अभी हमारे यहाँ डिजिटल मीटर लग चुका है, बट उसके अंदर जो इंटरनल डिवाइसेस हैं, जो उसके अंदर इंटरनल डिवाइसेस हैं, जब करंट आती है तो वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है, और करंट इंड्यूस होने के बाद वो डिस्क टाइप की चीजें होती है जो रोटेट करती है, और वो रोटेशन से हमारा रीडिंग आगे बढ़ता रहता है। पहले ये एनालॉग सिस्टम था, नाउ इट इज डिजिटल। तो जिनके भी घरों में या रूरल एरिया में बहुत पुराने पुराने अगर मीटर लगे हैं, तो आज भी वैसा वो दिखता है। तो ये फोर हमने यूजेज किया है ये इसके इंडक्शन मीटर पे। अभी इसमें कुछ और जो है मैं दूसरी चीजें से आपको शेयर करता हूं, और उन टॉपिक को लेते हमें न्यूमेरिकल के ऊपर हम अभी आगे बढ़ते हैं। आपके पास शेयरिंग पेज अभी चेंज हो गया होगा। अभी ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट हमने इसमें काफी टॉपिक जो आपके पास शेयर हो रहा है मैंने यहाँ पे कवर किया है। ये सभी टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, लैंजेज लॉ का हम डिस्कशन किया है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दो टॉपिक को हम लेते हैं। यस, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दो टॉपिक को लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन आप ध्यान देंगे तो जो सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन क्या है वो देखिए। सेल्फ इंडक्शन बताता है कि अगर सेम ही सर्किट है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है एक। सेल्फ इंडक्शन में अगर एक सेम सर्किट में, खुद के सर्किट में, खुद के अगर सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, अगर खुद के सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं।
और अगर दूसरे के सर्किट में करंट इंड्यूस होता है तो हम उसको म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं सेल्फ। माइक जब बताएं तभी ऑन करना है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। डिस्टर्ब होती है। मैंने म्यूट कर दिया है, जब मैं जिसको जरूरत होगा वही बताएंगे। हाँ हाँ, सेल्फ इंडक्शन मैंने बताया कि सेम सर्किट में ही ऐसा चीज पॉसिबल है, दूसरे सर्किट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सेम सर्किट में कोई चीजें हो रही है तो सेल्फ इंडक्शन है, और एक का इफेक्ट दूसरे में हो रहा है तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन में है। एक का इफेक्ट अगर दूसरे में हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन है। एक का इफेक्ट अगर दूसरे में हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन है, और सेम सर्किट में हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन है। अब यहाँ पे उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो है यहाँ phi इज प्रोपोर्शनल टू I एंड phi इक्वल टू Li, एक फॉर्मूला है। इसी में आप E इक्वल टू लेते हैं d phi by dt, E इक्वल टू d phi by dt, तो माइनस L di by dt यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। E इक्वल टू माइनस L di by dt फॉर्मूला आ गया। इसमें L जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, और इसका यूनिट हेनरी होता है। इसका यूनिट हेनरी होता है। सेकंड, इसी टाइप से एक का इफेक्ट अगर दूसरे में होता है तो E इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, और E इक्वल टू हम Mi लेते हैं, और M इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसके इफेक्ट पे अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन को देखते हैं जहां पे इसका एप्लीकेशन होने वाला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी टिक लगाते हैं क्वेश्चन में। Which one of the following scientists not connected with electromagnetic induction? कौन से साइंटिस्ट है जिसमें इसका यूज नहीं है? देखिए आपके एग्जांपल यहाँ पे आएंगे। फेराडेज का यूज है, हेनरी है, लेंजिस का है, ओम्स का नहीं है। ओम राइट आंसर, ऑल करेक्ट रॉन्ग है यहाँ। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन SI यूनिट इज वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इन SI यूनिट इज। यहाँ पे यूनिट तो टेस्ला भी है, गॉस भी है, और स्टेट भी है। तो यहाँ पे टेस्ला आप जवाब देंगे, कॉमन यूनिट हम इसी को यूज करते हैं। नीचे का भी पार्ट लेते हैं। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स, कोई जवाब है आप लोग के पास? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वेरी। ऐसे इस चैप्टर के क्वेश्चन से ज्यादा हम रिलेट नहीं कर सकते, फिर भी आप बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड राइट आंसर चलेगा। क्योंकि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी करता है इसका मतलब करंट जा रहा है, और करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। which of which which of the following is based on law of conservation of energy? Lenz's law, Ampere's law, Faraday's law, Biot-Savart's law। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लेंजेज लॉ होगा, क्योंकि लेंजेज लॉ में अपोज होता है, और वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे कन्वर्ट होता है। फोर्थ है
मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई इक्वल टू, ऐसे तो फॉर्मूला होता है बीडीएस कॉस थीटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन भी है तो एन बीडीएस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा भी होता है और एन बी ए कॉस थीटा भी होता है, एन बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कुछ बैठ ही रहे, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और कॉस थीटा, तो यहाँ नन ऑफ द एबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको शेयरिंग में आ रहा है ना? क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। The magnetic field is parallel to surface, then magnetic flux through the surface is? हाँ, बताएंगे इसका जवाब? सर जीरो। जीरो। अगेन रिपीट करते हैं। If the magnetic field is parallel to surface, then magnetic flux through the surface is? Magnetic flux is parallel to surface, then magnetic flux surface zero, right? इसका रीजन भी देना है, आंसर तो राइट है बट रीजन देना है। रीजन यहाँ पे देखिए, क्योंकि सपोज करो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने जिस एरो में बनाया इस एरो में बना दिया, और मैं इसके साथ ही एक शीट भी ले लेता हूँ। सपोज करो एक शीट हमने यहाँ पे ले लिया, ये सीट थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप सीट लेना है, बट ये हमारा सीट हॉरिजॉन्टल मैं नहीं बना पाया हूँ। बट इसके ऊपर तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, जो कि एरो बनाया है, और ये इधर की हो जाएगी, तो दोनों के बीच एंगल 90 हो जाएगा। क्योंकि बीडीएस कॉस थीटा में जो आप लेते हैं फाई इक्वल टू बीडीएस कॉस थीटा, उसमें थीटा क्या होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट डीएस एंड कॉस थीटा। तो थीटा क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं थीटा, एंड थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो cos 90 जीरो होने की वजह से इसका आंसर जीरो हो गया। Which one of the following gives direction of induced EMF? कौन सी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को बताता है? सर लेंज लॉ। लेंज लॉ, गुड। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ कंटेन्स। Expression of induced EMF contains a negative sign E equal to minus d phi by dt. What is the significance of the negative sign? Negative sign induced EMF का क्या है? Induced EMF is produced only when magnetic flux increases, and induced EMF opposes the changes in the magnetic flux. Induced EMF opposite to direction of flux. यहाँ पे again induced EMF is produced सर only when ऑप्शन magnetic सी। flux. हाँ, तो अपोजिट वाला जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट टू चेंज इन मैग्नेटिक, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे जो चेंजेज है ना, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन जो नहीं है, चेंजेस का अपोज करता है, ये वर्ड जो है ना करेक्ट बैठता है, बी वाला पार्ट। एक गलत इसलिए बैठता है कि इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस ओनली व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज, इंक्रीजेज में भी तो हो सकता है ना। तो एक यहाँ पे है इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ऐसा फ्लक्स की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना, फ्लक्स तो डायरेक्शन से अलग है, तो इसीलिए भी ये गलत है। तो चेंजेस का अपोज करता है, ये राइट आंसर होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग फिनोमेना मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? चार्जिंग ए डायरेक्शन फॉलोइंग फिनोमेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चार्जिंग ए स्टोरेज बैटरी, मैग्नेटाइजिंग एन आयरन पीस विथ एन बार मैग्नेट। ये भी जवाब इसका हो सकता है, बट एग्जैक्टली जवाब क्या होगा वो ले लीजिए।
Generation of hydromagnetizing a soft iron piece by placing inside a current carrying soil. इसका D ज्यादा सही जवाब है. Magnetizing a soft iron piece by placing inside a current carrying solenoid. And 9. A varying electric field generates, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है. 11 नंबर क्वेश्चन. Induced EMF cannot be produced by. 11 का आंसर सोच के जवाब देना है. सर ऑप्शन डी. Induced EMF maintaining large but constant current in a circuit. Induced EMF cannot. ठीक है, constant हो गया तो नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक, सही जवाब है. And next one. Two coils are placed and close to each other. Two coils are placed and close to each other as shown in the figure. When K is the pressed, a current flows in secondary coil A, B, C, D. What happens on the breaking the circuit? ठीक है, जब ब्रेकिंग सर्किट को ब्रेक करेंगे तो करंट का सडन चेंज होगा. अगेन रिपीट करता हूं, जब वहां पे सर्किट को ब्रेक करेंगे तो करंट का सडन चेंजेज होगा, और करंट का जब सडन चेंजेज होगा तो उस समय मोमेंटरीली करंट का डिफ्रैक्शन होगा, कुछ मोमेंट के लिए. आफ्टर दैट नहीं होगा. तो इसमें नो करंट इन द कॉइल ऐसा नहीं बोलेंगे. करंट ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड बट सेम इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ग्रेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज लोअर एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. तो यहाँ पे करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लोअर एंड डायरेक्शन रिवर्स, ये ज्यादा सही जवाब है. डायनेमो इज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. 13. डायनेमो के बारे में जानते हैं? हेलो हेलो. यस सर. डायनेमो. डायनेमो इज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है डायनेमो में. डायनेमो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट डज ए डायनेमो जनरेट? डायनेमो क्या जनरेट करता है? ईएमएफ जनरेट करता है. ईएमएफ जनरेट होता है तो अपने आप करंट जनरेट हो जाता है. 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? इट इज इंड्यूस ईएमएफ. यस, मोशनल ईएमएफ इज इंड्यूस ईएमएफ. It is induced EMF, बिल्कुल ठीक है. Across ends of a wire moving in a magnetic field in a coil due to motion of magnet near it. B का सही जवाब नहीं है. A हो सकता है. In a circuit due to variation of its own current, नहीं. In a circuit due to variation of current. तो first is right answer. आप अपने से भी सोच लो, but A is right answer. Next one. Force between two current carrying parallel wire is due to. Force between two current carrying parallel wire is due to. Due to. ये पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसका बी जवाब है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बी इसका सही जवाब होगा. और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कमर्शियल अल्टरनेटिव करंट जनरेट इन इंडिया इच कितना होगा? 50 हर्ट्ज. याद रखिए, इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है और यूएसए में 60 हर्ट्ज का होता है. Which of the following used to determine the direction of induced current in a generator? Which of the following is used to determine direction of induced current in a generator? तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद रखिए. फ्लेमिंग्स लेफ्ट नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक में यूज होता है. जब इंड्यूस करंट होती है तो यहाँ पे ये जनरेट होता है. The current from the following devices does not vary in magnitude. The current from which the following device does not vary in magnitude. सेल. सेल में करंट, सेल बैटरी में करंट कांस्टेंट आता है. ट्रांसफार्मर में भी वेरी करता है क्योंकि ट्रांसफार्मर तो है ही, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनेमो भी करता है, इंडक्शन कॉइल में वेरी करता है. एंड 20, which of the following is not equal to हेनरी? हेनरी के कौन सा इक्वल नहीं है? ये तो सॉल्व करना पड़ेगा जी. जरा इसमें ट्राई मारो आप लोग, कौन कौन सी नहीं है, जरा ट्राई मार के बताओ. देख के मैं 1 मिनट टाइम देता हूं आपको, 30 सेकंड का. 20 में कौन सा सही जवाब होगा?
थोड़ा 1 मिनट टाइम लगाइए, आप 20 का जवाब दीजिए। सर ऑप्शन डी। चलिए मैं आपके सामने अभी मैं भी एक बार मार देखता हूँ आपने क्या है। फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू हेनरी, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, एंड फाई हमारे पास एल निकालना है, तो और एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये भी फॉर्मूला होता है। तो मैं इसके हिसाब से अगर सोचता हूँ तो पहला हमारे पास हो गया वो सेकंड का स्क्वायर, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देखो तो E इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ E इक्वल टू वी बाई क्यू होता है ना, तो E इक्वल टू वी बाई क्यू होता है, तो आपको W बाई क्यू इंटू डी टी अपॉन डी आई, एंड डी आई इज Q अपॉन T, तो जूल अपॉन कूलम्ब स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो जूल अपॉन जूल, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर, क्योंकि ए मैंने 3 नहीं हो सकता को निकाल दिया है, तो सी इसका राइट आंसर है। मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लगा दिए, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लगा दिया, फिर मैंने ई को वोल्ट मान लिया, फिर डी आई जो करंट है उसको क्यू बाई टी कर दिया, और क्यू बाई टी कर दिया, और एक और जो फॉर्मूला था वो हमने यूज कर दिया है। अभी आपका 2-3 मिनट में और क्लास फिनिश कर देते हैं, 2-3 मिनट में बस। कुछ स्टूडेंट का टाइम आज उल्टा सीधा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, what should be rate of variation of current in a circuit of self induction 1 Henry is generated induced EMF equal to 1 volt? One should be rate of variation of current in a circuit of self induction and 1 Henry is generated to induce EMF is equal to 1 volt. सर ऑप्शन बी। What should be rate of variation of current in a circuit of self induction 1 Henry is equal to EMF 1 volt, ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, तो 1 एम्पियर पर सेकेंड, ऑप्शन ए होगा जी, सॉरी 1 एम्पियर पर सेकेंड, बी होना चाहिए, करंट को भी 1 लेना पड़ेगा उस कंडीशन में। Which of the following is not a factor of determine mutual induction of the two coils? कौन से फैक्टर, which of the following not a factor determine mutual induction? The number of turns each coil, the shape of each coil, the current through each coil, the separation between the coils. सर द शेप ऑफ ईच कॉइल। Right, good. शेप से मतलब नहीं है, वहां पे एरिया का ज्यादा से ज्यादा मतलब हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स, अमाउंट ऑफ करंट से हो सकता है। ट्वेंटी थ्री, which of the following not a function of transformer? तो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफार्मर एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट स्टेप अप और स्टेप डाउन, डिक्रीज इन वोल्टेज, तो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वन पार्ट टू सर्किट टू अनदर, बिल्कुल ठीक। स्टेप अप स्टेप डाउन, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज डिक्रीज करंट, ठीक। तो ए पार्ट सही जवाब नहीं होगा। अभी इतना ही क्लास अभी हम रखेंगे, 1 मिनट।
अभी क्लास इतना ही रखेंगे और आगे का मैं पार्ट फिर बताता हूँ, जो शेड्यूल है। हेलो, नमन, प्रतीक। जी सर। हाँ, फिर आगे का क्लास का जो कल का शेड्यूल है मैं फिर आपको फ़ोन करके बता दूँगा। ओके सर। ओके सर। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।